हेलो बच्चों, आप लोगों का आपके प्यारे चैनल एच यू खान केमिस्ट्री क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 12 में जो दूसरा पार्ट हमारा चल रहा था, दूसरा पार्ट पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, उसका जो मैं अगला वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में जो है हम लोग बात करेंगे आज निषेचन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। बहुत ही संभावना है, बहुत ही प्रबल संभावना है इसके जो है आपके बोर्ड पेपर में आने की। तो निषेचन हम लोग जो है शुरू करने वाले हैं कि निषेचन होता क्या है, किस प्रकार से होता है, और निषेचन होने के बाद जो है पुष्पों में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो इन चीज़ों का जो है हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो निषेचन की क्रिया उन्हीं बच्चों को जो है समझ में आएगी जो इससे पहले का वीडियो देखे होंगे। तो जो बच्चे जो हैं इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को देखें जो दूसरे चैप्टर का है, और उसके बाद इसको समझें। बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा उन्हें, ठीक है। तो देखिए निषेचन होता क्या है, अंग्रेजी में से जो है फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था परागण यानी पॉलिनेशन पढ़ा था। परागण में आप लोगों को बताया गया था कि नर युग्मक का मादा युग्मक यानी जो है नर युग्मक यानी परागकण का जो है मादा के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहा गया था। यहाँ पर एक फिगर जो हमने ड्रा किया हुआ है, इस फिगर को आप लोग ध्यान से देखेंगे और इस फिगर को जो है ठीक इसी प्रकार से जो है अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं निषेचन कहते किसको हैं। तो निषेचन जो है परागण के बाद होने वाली क्रिया है, और इस क्रिया में जो है नर युग्मक मादा युग्मक के साथ संलयित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और जो है जायगोट का निर्माण करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि निषेचन परागण के बाद होने वाली वो क्रिया है जिसमें नर व मादा युग्मक जो है एक दूसरे के साथ संयुग्मित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं, ठीक है। अगर निषेचन का अध्ययन की बात की जाए तो सबसे पहले इसका अध्ययन किया था स्ट्रासबर्गर ने। एक वनस्पत वैज्ञानिक थे, इनका नाम था स्ट्रासबर्गर। उन्होंने जो है पुष्पी पौधों में सर्वप्रथम निषेचन के बारे में जो है अध्ययन किया था। उन्होंने ही जो है निषेचन की क्रियाविधि को समझाया था और बताया था। देखिए निषेचन में हो क्या रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस फिगर में, क्योंकि पूरा का पूरा खेल जो है इसी फिगर पर डिपेंड है। इस फिगर में आप देख रहे हैं कि ये जो आपको एक जो है डंडीनुमा संरचना निकली हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर ऊपर जो है, यहाँ पर इसको नामांकित किया गया है, एंथर लिखा हुआ है, यानी पुंकेसर कहा जाता है। पुंकेसर के अंदर जो है छोटे छोटे जो है परागकोश पाए जाते हैं। इन्हीं परागकोश में जो है परागकण होते हैं। तो जब क्या नाम है ये परागकोश स्फुटित होता है, यानी परिपक्वन के बाद जब इसका परिपक्व हो जाता है तो उसके बाद परागकोश जो होता है फूट जाता है, और उसमें से जो परागकण होते हैं वो बाहर निकलते हैं, और जो है मादा के वर्तिकाग्र यानी ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ऊपर वाला पोर्शन, ये वाला भाग, ये वर्तिकाग्र है, ठीक है, जिसको स्टिग्मा कहा जाता है, यहाँ तक पहुँचते हैं। तो यहाँ तक पहुँचने की ही क्रिया को जो है परागण कहा गया था। अब देखिए निषेचन की क्रिया में कई पद प्रयोग किए जाते हैं। निषेचन की क्रिया अगर हमें समझनी है तो उसमें जो है कई पद प्रयुक्त होंगे। सबसे जो पहला पद होगा वो होगा परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुँचना। परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुँचना यानी सबसे पहला जो पद होगा निषेचन में, सबसे पहला चीज जो है वो परागकण जो होंगे वो वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे, वर्तिकाग्र तक पहुंचना। अब दूसरी बात, जब वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएंगे तो उसके बाद जो है परागकण में से पराग नलिकाएं निकलेंगी। तो दूसरा स्टेप हो जाएगा परागकण से पराग नलिका का निकलना, पराग नलिका का निकलना, ये दूसरा पद हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर, जब पराग नलिका निकल आएगी तो प्रवेश करेगी बीजांड में। तो तीसरा स्टेप होगा पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, ये तीसरा स्टेप होगा। उसके बाद जो चौथा स्टेप होगा, जब पराग नलिका बीजांड में प्रवेश कर जाएगी तो पराग नलिका में जो नर युग्मक होते हैं वो जाएंगे भ्रूण कोश में, यानी फीमेल गैमेटोफाइट में।
तो हम लिखेंगे अगला स्टेप, नर युग्मक का भ्रूण कोश में प्रवेश, भ्रूण कोश में प्रवेश, यानी लास्ट में जो है, लास्ट में भ्रूण कोश में प्रवेश करेंगे जो नर युग्मक होंगे। अब उसके बाद जो 5वां नंबर होगा दोहरा निषेचन, दोहरा निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन, 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। नर और मादा युग्मक का 2 बार निषेचन होता है, जिसको हम लोग दोहरा निषेचन के नाम से जानते हैं, यानी डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। अब इन्हीं 5 पदों को जो है, जो निषेचन में प्रयोग किए जाते हैं या प्रयुक्त होते हैं, इन्हीं को हम लोगों को क्रम से स्टडी करनी है। तो सबसे पहला स्टेप है परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना। तो इसमें आप लोग क्या लिख सकते हैं कि जब पराग कोश परिपक्व हो जाता है, उसके बाद वो स्वतः फट जाता है। वो जो फटता है तो अनुप्रस्थ फटता है, यानी इस प्रकार से फटता है, या कभी कभी जो है देखा गया अनुलंब भी फट जाता है। जब पराग कोश परिपक्व होकर जब फटता है तो यहाँ से जो है परागकण निकलते हैं और वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। और वर्तिकाग्र पर जो है कुछ कार्बोहाइड्रेट युक्त, यानी कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ श्लेष्म पदार्थ पाया जाता है, यानी चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। उन्हीं पदार्थों को वो ग्रहण करते हैं और अपना पोषण प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं उनसे, और धीरे धीरे जो है अपनी लंबाई में वृद्धि करने लगते हैं, अपनी चौड़ाई में वृद्धि करने लगते हैं। और उसके बाद आपको हमने जो है परागकण का डायग्राम बनवाया था, तो परागकण में आपने देखा था सबसे जो बाह्य चोल होता है उसमें छिद्र पाए जाते हैं। उन्हीं छिद्रों से जो है पराग नलिकाएं निकलनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो अगला हेडिंग अब करेंगे आप लोग परागकण से पराग नलिका का निकलना, पराग नलिका का निकलना। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे कि जो परागकण होते हैं वो वर्तिकाग्र पर उपस्थित भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके, यानी जो कार्बोहाइड्रेट भोज्य पदार्थ होता है उसको ग्रहण करके जो है उनमें से जो क्या नाम है, जो परागकण में जो छिद्र होते हैं उन छिद्रों में से पराग नलिकाएं निकलना प्रारंभ हो जाती है। अब इसके बाद परागकण से पराग नलिका जब निकल जाती है तो पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश होता है। हाँ, एक बात और, वैसे तो कई परागकण आते हैं वर्तिकाग्र पर, लेकिन इनमें से कोई एक ही बीजांड तक पहुंच जाता है, बाकी निकल यहाँ से भी रहे पराग नलिका, इधर से भी निकल रहा है, लेकिन हमने जो है काले वाले पेन से जो है दिखाया है कि जो पराग नलिका बीजांड तक पहुंच रही है, बाकी सभी जो है मार्ग में ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि एक ही परागकण एक समय में एक बीजांड को जो है क्या नाम है निषेचित कर सकता है या बीजांड में प्रवेश कर सकता है। कभी कभी रेयर केस में जो है एक से अधिक पराग नलिकाएं जो अंदर चली जाती हैं और वहाँ पर निषेचन करती हैं, तो वो बहुभ्रूणता के केस में आता है। ठीक है, लेकिन सामान्यतः हम लोग जानेंगे कि एक ही पराग नलिका जो है आती है, बीजांड में प्रवेश करती है। तो पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, अब जो पराग नलिका है वो आती है और बीजांड में प्रवेश करती है, यानी जिसको ओव्यूल लिखा गया है उसमें जो है प्रवेश करती है। जो बीजांड में प्रवेश होता है पराग नलिका का वो 2 प्रकार से हो सकता है। एक हो सकता है बीजांड द्वारी प्रवेश, यानी जो बीजांड द्वार, यानी इंग्लिश में जिसको माइक्रोपाइल कहा गया था, आपने बनाया होगा फिगर, तो माइक्रोपाइल की तरफ से प्रवेश कर सकते हैं। एक ये हो सकता है निभागी, ये जो बीजांड द्वार का जो सबसे सामने वाला पोर्शन था उसको निभाग कहा गया था, चलाजा जिसको कहा गया था। तो एक तो ये हो सकता है कि जो पराग नलिका है वो निभाग से प्रवेश कर जाए बीजांड में, तो दोनों प्रकार से होता है, लेकिन सामान्यतः जो है देखा जाता है कि बीजांड द्वारी प्रवेश करता है। ज़्यादातर पौधों में जो है बीजांड द्वारी प्रवेश कर सकता है, किसी किसी में निभागी प्रवेश भी करता है। कौन? पराग नलिका बीजांड में प्रवेश। ठीक है, यानी पराग नलिका में बीजांड का प्रवेश जो है सामान्यतः बीजांड द्वारी प्रवेश होता है, यानी बीजांड द्वार के माध्यम से प्रवेश करता है। लेकिन कभी कभी जो है निभागी प्रवेश भी होता है, यानी निभाग के द्वारा जो यहाँ पर चलाजा लिखा गया था वहाँ से भी प्रवेश कर सकता है। ठीक है, अब उसके बाद जब बीजांड में प्रवेश हो जाएगा तो 5वें चौथे स्टेप में होगा नर युग्मक का भ्रूण कोश में प्रवेश। यहीं पर आपको समझना है, जो परागकण होते हैं उसमें आपने जो फिगर बनाया होगा तो उसमें 2 केंद्रक बनाया होगा। ठीक है, ये जैसे मान लीजिए परागकण है तो इसमें 2 केंद्रक था, एक को हमने वर्धी केंद्रक कहा था, यानी वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस बाद में इसको कहा जाता है, और दूसरा जो केंद्रक था उसको हमने कहा होगा जेनरेटिव न्यूक्लियस यानी जनन केंद्र, जेनरेटिव न्यूक्लियस यानी जनन केंद्र। तो ये 2 प्रकार के केंद्रक जो है पाए जाते हैं किसमें? परागकण में। ठीक है,
लेकिन जब ये पराग नलिका प्रवेश कर रही होती है भ्रूणकोश में, ठीक उसी समय जो है जो वर्धी या नलिका केंद्रक होता है परागकण का, ठीक है, वो नष्ट हो जाता है। अब केवल एक ही केंद्रक बचता है इसमें, वो केंद्रक कौन सा होता है? जनन केंद्रक। लेकिन जनन केंद्रक जैसे ही भ्रूणकोश में प्रवेश करता है वैसे ही उसका समसूत्री विभाजन हो जाता है और एक केंद्रक से दो केंद्रक बन जाते हैं। कितने केंद्रक बन जाते हैं? यानी एक जनन केंद्रक जो बचा था उसका जो है विभाजन होता है और दो केंद्रक बन जाते हैं और दोनों केंद्रक जो है हैप्लॉइड होते हैं, यानी आगुणित होते हैं, यानी एन की संख्या में न्यूक्लियस पाए जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं। अब देखिएगा, जब भ्रूणकोश में प्रवेश किया, ठीक है, तो भ्रूणकोश में प्रवेश से पहले क्या घटनाएं हुई कि जो उसका नलिका केंद्रक था यानी ट्यूब न्यूक्लियस था, जिसको हमने जो है वर्धी केंद्रक कहा था, वो समाप्त हो जाता है और जो है जो जनन केंद्रक था वो दो भागों में यानी विभाजित हो जाता है, दो आगुणित न्यूक्लियस का निर्माण करता है, ठीक है। ये घटना होगी जब नर युग्मक भ्रूणकोश में प्रवेश करेगा। अब उसके बाद आता है दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन में होता क्या है भाई? जब यहाँ पर भ्रूणकोश में पहुंचता है तो भ्रूणकोश 8 केंद्र की रचना होती है, 8 केंद्रक पाए जाते हैं। ऊपर 3 पाए जाते हैं जिसको पिछले फिगर में दिखाया गया होगा, बीजांड का जो फिगर बनाया गया होगा, इसको एंटीपोडल सेल यानी प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। ये एक प्रकार से मार्ग प्रदान करता है, इसका कोई कार्य नहीं होता, ये बाद में डिजनरेट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यहाँ पर जो नीचे 3 दिखाई दे रहे हैं, 3 में से जो 2 होते हैं उनको हमने सहायक कोशिकाएं कहा होगा और एक जो ऊपर वाला होता है एक अकेला, इसको हमने अंड कोशिका कहा होगा और तीनों मिलकर अंड समुच्चय बनाते हैं। तो ये भी कोई खास कार्य नहीं करता है, ये भी जो है जो नर युग्मक यानी नर केंद्रक, जो दो नर केंद्रक होते हैं जब इसमें प्रवेश कर रहे होते हैं तो उनको पोषण प्रदान करता है, यानी उनको जो है एक प्रकार से मार्ग प्रशस्त करता है कि अंदर जाइए और पोषण भी देता है उनको। अब जो है ये जो 2 केंद्रक आपको दिख रहे हैं नीलेपन से बनाया गया, ध्यान से देखिएगा इसको, नीलेपन से जूम करके भी देख सकते हैं आप, स्क्रीन शॉट लेके जूम करके भी देख सकते हैं। 2 केंद्रक बनाए गए हैं, दोनों केंद्रक में से एक केंद्रक आएगा इस अंड कोशिका से, यानी इस वाले अंड कोशिका से फ्यूज कर जाएगा। ये जो अंड कोशिका है यानी एग सेल है, ये 2 तो डिजनरेट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, ये भी तीनों समाप्त हो जाएंगे, लेकिन ये जो एग सेल होगा इससे एक केंद्रक आकर फ्यूज करेगा और ये जो केंद्रक है एग सेल वाला ये भी हैप्लॉइड होता है, अर्थात जो है यहाँ पर क्या होगा एन और एन, यानी एक यन नर युग्मक वाला और एक यन जो है अंड कोशिका वाले यानी मादा वाला, दोनों मिलकर 2n न्यूक्लियस बनाते हैं और इसी के फलस्वरूप जो है युग्मनज का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है यानी अंड कोशिका और एक नर युग्मक के जो है संलयन से यानी मिलने से ही किसका निर्माण होता है? जाइगोट का, जिसको हम लोग हिंदी में युग्मनज कहते हैं। और यही जाइगोट जो है बाद में कुछ समय बाद जो है भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, भ्रूण का निर्माण करता है। अब जो है एक न्यूक्लियस और बचा, नर युग्मक एक और बचा। ये जो नर युग्मक होता है ये आकर यहाँ पर जो दोनों ध्रुवीय केंद्रक हैं, 2 ध्रुवीय केंद्रक हैं यानी 2 केंद्रक हैं, तो 2 केंद्र में यानी प्रत्येक केंद्रक हैप्लॉइड है, इनका मतलब ये हुआ 2n और एक n आएगा इसके साथ फ्यूज करेगा तो क्या हो जाएगा भाई 2n ने, ये जो नर वाला होता है n वाला होता है और इस जो मादा होता है यहाँ पर वो 2n होता है, डिप्लॉयड होता है, क्योंकि 2 ध्रुवीय केंद्रक आपस में मिल जाते हैं तो ये डिप्लॉयड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 3n यानी त्रिगुणित न्यूक्लियस बनेगा, ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस बनेगा। इसको हम लोग जो है 2 बार निषेचन हो रहे हैं यहाँ पर, एक बार जो है एक नर युग्मक का अंड कोशिका से निषेचन हो रहा है और जाइगोट बन रहा है, एक बार एक नर युग्मक का जो है ध्रुवीय दोनों केंद्रकों से निषेचन हो रहा है और यहाँ पर इसको हम लोग त्रिसंलयन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर त्रिगुणित न्यूक्लियस बनता है तो इस प्रक्रिया को त्रिसंलयन भी कहते हैं, यानी ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और यहाँ पर 2 बार निषेचन हो रहा है, इसलिए इस पूरी प्रक्रिया को जो है दोहरा निषेचन कहते हैं, यानी डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पर जो निषेचन होता है एक नर युग्मक और 2 मादा केंद्रक, ये वाला, इस वाली प्रक्रिया में जो है बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म, यानी प्राथमिक भ्रूण कोष बनता है। क्या बनता है? प्राथमिक भ्रूण कोष। और इस वाले से क्या बनता था, यानी एक मेल गैमेट जो है अंड कोशिका से जब फ्यूज करता था तो जाइगोट बनता था और दूसरा जो मेल गैमेट है वो इसके साथ ध्रुवीय, दोनों ध्रुवीय केंद्र के साथ फ्यूज करता है तो क्या बनता है? प्राथमिक भ्रूण कोशिका यानी भ्रूण कोष बनता है। और प्राथमिक भ्रूण कोष में अगर पूछा जाए न्यूक्लियस कितने हैं तो ट्रिप्लॉयड है यानी 3n है, और जाइगोट में पूछा जाए न्यूक्लियस कितने हैं तो डिप्लॉयड है यानी 2n है।
ठीक है, तो इस तरह से जो है फ्यूजन हो जाता है। अब बाद में क्या होता है, जब फ्यूजन हो जाता है, निषेचन हो जाता है, तो ये पूरी प्रक्रिया जो है दोहरा निषेचन कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है 2 बार निषेचन हुआ है। एक बार इसके साथ अंडकोशिका के साथ, एक बार 2 ध्रुवीय केंद्रक के साथ निषेचन हुआ है नरयुग्मक का। तो इस पूरी प्रक्रिया को दोहरा निषेचन कहते हैं। अब जो पहला निषेचन होता है, यानी जब जो है युग्मनज बनते हैं, यानी जायगोट बनता है, तो उस निषेचन को हम लोग जो है सत्य निषेचन कहते हैं, यानी ट्रू फर्टिलाइजेशन इसी को कहा जाता है, जिससे जायगोट का निर्माण होता है। ठीक है, और जहाँ पर प्राथमिक भ्रूण कोश का निर्माण होता है, ट्रिप्लॉइड जो होता है 3n की संख्या में भ्रूण कोश होते हैं, उसको हम लोग जो है फॉल्स फर्टिलाइजेशन यानी असत्य निषेचन बोलते हैं। ठीक है, तो आपने देखा जो सत्य निषेचन था उससे जो है जायगोट का निर्माण हुआ, और जो असत्य निषेचन था 3n वाला, उससे जो है प्राथमिक भ्रूण कोश का निर्माण हुआ, जो बाद में जो है भ्रूण कोश का निर्माण करता है भ्रूण के चारों ओर, और वो जो है भ्रूण कोश भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, और ये भ्रूण और भ्रूण कोश जो है बाद में मिलकर जो है बीज का निर्माण कर लेते हैं। इसका निर्माण कर लेते हैं बीज का, यानी ये पूरा का पूरा जो है भ्रूण कोश बाद में बीज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, सीड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। और ये जो बीजांड के अध्यावरण है, जो इंटीगुमेंट है, जो आपने पिछले फिगर में देखा होगा कि इसमें सब जो है कई लेयर पाई जाती हैं, कई परतें, जिसको इंटीगुमेंट कहा जाता है, वो सूख कर बीज चोल का निर्माण कर लेती है, यानी बीज के चारों ओर जो कवरिंग होती है उसका निर्माण कर लेती है, जिसको हम लोग जो है सीड कोट यानी बीज चोल कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है बीज चोल का निर्माण हो जाता है। तो बीजांड पूरा जो है, इसमें भ्रूण कोश जो है बीज का निर्माण कर लिया, यानी भ्रूण कोश में जो क्या नाम है जायगोट यानी भ्रूण था, और जो प्राथमिक भ्रूण कोश था वो भ्रूण कोश का निर्माण किया, भ्रूण कोश यानी एंडोस्पर्म उसको बोलते हैं। तो वो जो दोनों जो है क्या निर्माण किए, बीज का निर्माण किए। ठीक है, कौन कौन, ये जायगोट और भ्रूण कोश, प्राथमिक जो भ्रूण कोश था वो बाद में भ्रूण कोश बनाता है, ये दोनों बीज का निर्माण कर लिए। और जो बीजांड था, बीजांड का जो अध्यावरण था, वो सूख कर जो है किसका निर्माण करता है, बीज चोल का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार से ये पूरा संरचना जो है बीज बन जाती है एक। अब इसके बाहर जो बचा क्या, अंडाशय बचा, वो अंडाशय जो है फल का निर्माण कर लेता है। ठीक है, इसका मांसल फल यानी जो फलवृत्ति होती है बीज के चारों ओर, उसका निर्माण कर लेता है। तो आपसे अगर पूछा जाए फल है क्या चीज, तो आप बता सकते हैं कि परिपक्व अंडाशय को ही फल कहा जाता है। जब अंडाशय मेच्योर हो जाता है, यानी इसके अंदर जो है निषेचन वगैरह हो चुके हैं बीजांड का, ठीक है, बीज वगैरह बन चुका, तो चारों ओर जो है जो फल बनता है वो किसका ही रूप होता है, अंडाशय का ही रूप होता है, अर्थात परिपक्व अंडाशय को ही फल कहा जाता है। ठीक है, तो ये पूरी घटना हुई, इसकी निषेचन की पूरी घटना हुई। अब इसमें निषेचन के बाद क्या क्या घटनाएं होती हैं, तो निषेचन जब हो जाता है तो उसके बाद जो है किसका निर्माण होता है, बीज एवं बीज चोल का निर्माण होता है। किससे निर्माण होता है ये हमने बताया ही आपको। ठीक है, उसके बाद जो है फल भित्ति का निर्माण होता है। फल भित्ति कौन बनाता है भाई, अंडाशय बनाता है। और क्या क्या परिवर्तन होते हैं निषेचन के बाद, जो उसके सेपल हैं यानी बाह्य दल जिसको बोला गया था, और जो पेटल हैं यानी दल हैं, वो धीरे धीरे जो है गिरने लगते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इतना जो है परिवर्तन होता है। और जो है एक जो पुष्प था, पुष्प का नर और मादा युग्मक था, वो मिलकर जो है एक बीज बना लेते हैं, और बीज के चारों ओर जो है फल का निर्माण भी कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसी बीज से जो है नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया जो है, जो हमने पहले पार्ट से लेकर अभी तक पढ़ी, ये पूरा का पूरा प्रक्रिया जो है जनन कहलाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो है आप लोगों ने देखा कि निषेचन होता कैसे है, निषेचन में जो है कौन कौन से पद प्रयोग किए जाते हैं। इसमें हमने 5 पद प्रयोग किए। इन 5 के पदों को जो है आप लोग अगर नोट्स बनाना चाहें तो हेडिंग वाइज जो है लिख सकते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनकर कि किस पद में क्या क्या बताया गया उन चीज़ों को लिख सकते हैं। उसके बाद भी और आगे जो है आप हेडिंग बना के ये लिख सकते हैं कि निषेचन के बाद होने वाले परिवर्तन, ये हेडिंग बना सकते हैं। निषेचन के बाद कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, निषेचन के बाद जो है जो भ्रूण और भ्रूणपोष, भ्रूण जो है और भ्रूणपोष ये मिलकर बीज का निर्माण करते हैं। ठीक है, और जो बीजांड के अध्यावरण होते हैं वो बीज चोल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये परिवर्तन होते हैं। और क्या निर्माण होता है, फल भित्ति का निर्माण होता है। फल भित्ति कौन बनाता है, ये जो अंडाशय होता है वो फल भित्ति का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से जो है आप पूरी घटना लिख सकते हैं कि क्या क्या हो रही है निषेचन के पहले और निषेचन के बाद में।
एक बात और यहाँ पर कॉमन है, निषेचन के बारे में अध्ययन तो स्ट्रासबर्गर ने किया था, लेकिन जो दोहरा निषेचन है उसके बारे में अध्ययन किया था नेवासिन ने। नेवासिन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दोहरा यानी डबल फर्टिलाइजेशन इन्होंने ही बताया था कि पौधों में दोहरा निषेचन होता है, एक बार नहीं होता, दोहरा निषेचन होता है। क्योंकि एक बार एक यन जो है एक मेल गैमीट फ्यूज करता है अंड कोशिका को तो जाइगोट बनता है, और एक बार जो है एक मेल गैमीट फ्यूज करता है दो ध्रुवीय केंद्रक को, यानी त्रिगुणित संलयन होता है यहाँ पर, त्रिसंलयन होता है यहाँ पर, और क्या बनता है, प्राथमिक भ्रूणपोष बनता है, जो बाद में जो है भ्रूणपोष का निर्माण करता है। ठीक है, ये भ्रूणपोष जो है भ्रूण को पोषण प्रदान करता है और साथ ही साथ जो है बीज के निर्माण में सहायक होता है। बाद में जो है भ्रूण और भ्रूणकोष मिलकर जो है बीज का निर्माण कर लेंगे, और जो ये बीजांड के अध्यावरण है वो बीजचोल का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरी घटना होती है। अगर निषेचन की घटना को एक स्टेप में लिखना चाहें तो हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इस फिगर को जो है आप लोग बहुत ही ध्यान से बना लीजिएगा, बहुत ही सुंदर और स्पष्ट बनाइएगा, ताकि जो है आपको सारी बातें क्लियर रहें। ठीक है, सारी चीजें आप लोगों को इसमें दिख रही होंगी। इसको जो है एक चीज और कहा गया, परागनलिकाओं को मेल गैमेटोफाइट भी कहा गया है। यानी मेल मतलब होता है नर, गैमेटोफाइट मतलब होता है गैमेटोफाइट यानी बीजाणुभिद। ठीक है, ओ सॉरी, इस क्या नाम है, गैमेटोफाइट युग्मोद्भिद, नर युग्मोद्भिद भी कहा जाता है, क्योंकि नर युग्मक को यही धारण किए हुए होता है, इसलिए नर युग्मोद्भिद भी कहा जाता है इसको, पोलन ट्यूब को यानी परागनलिका को। ठीक है, यहाँ पर मेल गैमेट है यानी नर युग्मक को मेल गैमेट कहा जाता है, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। भ्रूण कोष को यानी एम्ब्रियो सैक को जो है फीमेल गैमेटोफाइट भी कहा गया है। फीमेल गैमेटोफाइट यानी मादा युग्मोद्भिद, यानी मादा युग्मक को धारण करने वाला। तो मादा युग्मक इसी में तो है, इसी को जो है नर युग्मक तो फ्यूज करा था, तो इसलिए इसको जो है क्या कहा गया है, फीमेल गैमेटोफाइट भी कहा गया है। बाकी चीजें वही हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं कि ओवरी है, सेपल है, सेपल मतलब बाह्य दल, पेटल मतलब दल, एंथर मतलब पुंकेसर, एंथर में ही जो है परागकोष वगैरह पाए जाते हैं, और उसमें जो है परागकण होते हैं। ये सारी चीजें आप लोग पहले से ही जानते हैं। ठीक है, अब नीचे जो है आप लिखना चाहें तो जो दो बार निषेचन हुआ है उसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक को हम लोग ने बताया था, अभी हमने बताया था, एक को सत्य निषेचन बोलते हैं, एक को असत्य निषेचन बोलते हैं। सत्य निषेचन कब बोलते हैं भाई, जब इसमें लिख लीजिएगा सत्य निषेचन में, सत्य निषेचन, सत्य निषेचन में आगे डैश करके लिख लीजिएगा, यानी प्रथम नरयुग्मक, यानी पहला जो नरयुग्मक है, कोई एक को पहला मान सकते हैं, पहला नरयुग्मक ये कैसा होता है, हैप्लॉइड, दोनों नरयुग्मक हैप्लॉइड होते हैं। ये फिगर जो है बना लीजिएगा बहुत ध्यान से, इस फिगर को मिटा दें। जो प्रथम नरयुग्मक होता है वो किससे मिलता है, अंड कोशिका से। अंड कोशिका किस में पाई जाती है, भ्रूण कोष में पाई जाती है, यानी एम्ब्रियो सैक में पाई जाती है। ठीक है, जो सहायक कोशिकाएं होती हैं अंड की नीचे वाली, उसके ऊपर एक अकेली पाई जाती है, वो अंड कोशिका होती है, वो भी हैप्लॉइड होती है। ये दोनों जब मिलती हैं, प्रथम नरयुग्मक और अंड कोशिका, तो बनाते हैं युग्मनज। क्या बनाते हैं, युग्मनज, या इसको इंग्लिश में जाइगोट बोलते हैं, जाइगोट। तो ये कैसा होता है, ये डिप्लॉयड होता है, 2n होता है, इसी को हम लोग सत्य निषेचन बोलते हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो निषेचन होता है उसको हम लोग असत्य निषेचन कहते हैं। असत्य निषेचन, असत्य निषेचन को हम लोग त्रिसंलयन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है त्रिगुणित न्यूक्लियस का निर्माण होता है। त्रिगुणित कैसे होता है न्यूक्लियस का निर्माण, जो दूसरा नरयुग्मक होता है, दूसरा नरयुग्मक ये भी कैसा होता है, हैप्लॉइड ही होता है, अगुणित होता है, और ये किससे मिलता है, ध्रुवीय केंद्रक से मिलता है। दो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं भ्रूणकोष में, ध्रुवीय केंद्रक, इनको हम लोग डिप्लॉयड लिखेंगे 2n, इनसे मिलता है और क्या बनाता है, प्राथमिक भ्रूणकोष बनाता है। प्राथमिक भ्रूणकोष, भ्रूणकोष, प्राथमिक भ्रूणकोष बनाता है, प्राथमिक भ्रूणकोष केंद्रक बनाता है। ये केंद्र कैसा होता है, त्रिगुणित होता है, यानी ट्रिप्लॉयड होता है। इसी को हम लोग असत्य निषेचन बोलते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि पुष्पी पौधों में दो बार निषेचन होता है, एक बार सत्य निषेचन, एक बार असत्य निषेचन। इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग दोहरा निषेचन
यानी डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, आपको ये हमने बताया ही कि जो जाइगोट होता है वो किसका बाद में निर्माण करता है, निषेचन के बाद भ्रूण का निर्माण करता है, और प्राथमिक भ्रूण कोष जो है किसका निर्माण करता है, वो भ्रूण कोष का निर्माण करता है, यानी पोषण प्रदान करने वाले, भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाले के रूप में निर्माण करता है, जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। और बाद में प्राथमिक यानी जो भ्रूण कोष होता है और भ्रूण होता है वो मिलकर किसका निर्माण करते हैं, बीज का निर्माण करते हैं। और जो बीजांड के अध्यावरण होते हैं वो बीज चोल का निर्माण करते हैं, सीड के ऊपर यानी बीज के ऊपर कवरिंग का निर्माण करते हैं। और जो परिपक्व अंडाशय होता है वो फलभित्ति का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपने आज निषेचन को पढ़ा और निषेचन की क्रिया को हमने जो है पूर्णतः समझाने की कोशिश की। आप लोगों को किस प्रकार से लगा आज का वीडियो जरूर बताइएगा। अगर जो है आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।